2024 में आपका स्वागत है। ये ऐतिहासिक चुनाव है। हम सब जानते हैं ऐतिहासिक क्यों है कि 2014 में चुनाव विधानसभा के हुए थे। उसके बाद से 2018 जून में सरकार गिरती है। उसके बाद से यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और हम सब जानते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में कितना अंतर होता है। इसलिए बड़ा उत्साह है, लोगों में उत्साह इसलिए है कि वो चाहते हैं कि अपनी चुनी हुई हुकूमत आए। और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दौरे में जब आए थे श्रीनगर में, तो उन्होंने योगा दिवस के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आश्वस्त किया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम को चुनी हुई हुकूमत मिलेगी। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी आए, उन्होंने भी वादा किया। अब नोटिफिकेशन भी निकल गई है और तीसरे चरण की यानी पर्चे भी भरे जा रहे हैं। पहला चुनाव 18 को होगा, दूसरा 25 का होगा, तीसरा 1 अक्टूबर को होगा और गिनती जो है 8 अक्टूबर को की जाएगी और 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि किसकी हुकूमत आएगी। इस वक्त हम सांबा की वीरभूमि पार्क में है। ऐतिहासिक पार्क है और सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक ट्रेंड सेट करने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक लंबे इंतराल के बाद ये ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी हुई है। पहले रिजर्व रहा करती थी, इसलिए मुकाबला और भी दिलचस्प बन जाता है। मैं दर्शकों आपको और अपने पैनलिस्ट के बीच में समय वेस्ट नहीं करना चाहता और मैं आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे बीच में पब्लिक सांबा की आई है। आप सबको मैं नमस्कार करता हूं हाथ जोड़ करके और उम्मीद करता हूं कि जब भी आप सवाल पूछें शब्दों के चयन में विवेक का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसा शब्द अपने मुंह से ना निकल जाए जो किसी को हर्ट करे। ऐसा ही मैं अपने पैनलिस्ट को भी बोलूँगा कि जो भी बात करें सभ्य तरीके से बात करें, अपना रुख जरूर रखें, क्योंकि हमने आपके लिए प्लेटफॉर्म ये मुहैया करवाया है कि आप अपने दिल की बात खुल कर के करें और हम इतनी दूर से उठ कर के आपके पास आए हैं। और हमारे साथ मैं अभी आप इंट्रोड्यूस करवा दूं, हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ऋषि खजूरिया, बड़े अच्छे कर्मठ ऋषि जी आपको आएंगे। आप आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैनलिस्ट से रूबरू करवाता हूँ। जगदीप जी मेरे एक्सट्रीम राइट पे हैं। जगदीप सहाफ़ी भी रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उसके साथ अमर सिंह जी बीजेपी के फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अमर सिंह जी आपका भी स्वागत है। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में लवलू समयाल जी हैं, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निर्दलीय कैंडिडेट हैं। और संदीप सिंह ये भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। संदीप जी आपका भी स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। और मैं पहले चाहूँगा मैं आपको एक मिनट में आपने अपने मंशूर में क्या चाहते हैं कि आप किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी क्या चाहती है, शुरुआत जगदीप से करूँगा। 1 मिनट में मैं टाइम भी नोट कर रहा हूँ आपका। ये लिया अपने देखिए जी। आपका आभार और शुक्रिया, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। देखिए बात बड़ी साफ है, पारे की मानित ये चुनाव है इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, लोगों के हकों के लिए। यह चुनाव है बेरोजगारी की उस मुहिम को दोबारा से नए सिरे से शुरू करने के लिए। महंगाई जिसने आज करीब करीब पूरे देश की हालत ऐसी बना दी, और इसके साथ साथ धार्मिक सौहार्द जो है वो बना रहे और लोग बाग जो हैं वो अपने लोकतांत्रिक अख्तियारों का प्रयोग करके एक ऐसी सरकार को चुने जो उनके हितों की बात करे, उनके उन तमाम मसले मसाइलों को जो बुनियादी हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, राशन, ट्रांसफार्मर और सबसे बड़ी बात रोजगार, वो उनको मुहैया हो। यही मैं समझता हूँ इस चुनाव की जो मूलभूत आधार है, जो इसका कारण भी। जी जी जी, धन्यवाद 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 जगदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह जी आपके पास बाद में लौटता हूँ मैं, आपको आखिर में मौका दिया जाएगा क्योंकि रूलिंग पार्टी है। अब मैं लवलू जी से जानना चाहता हूँ, लवलू जी निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्यों फैसला लिया? क्या कोई दल आपको पसंद नहीं था या आप चाहते थे टिकट नहीं मिल पाया? देखिए पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जो आपने बात कही कि क्यों निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया गया। देखिए 70 साल से जो पार्टियां लड़ रही हैं वो आज तक लोगों को अपने अधिकार जो हैं वो नहीं दे पाई। लोगों की जो डिमांड थी, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं ही वो पूरी नहीं कर पाई। इसलिए हमने इस पार्टियों को दरकिनार करके एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का फैसला लिया और लोगों से सहयोग मांगा। लोग तैयार हुए और उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद लवलू समयाल जी और संदीप जी। संदीप जी तो बड़े मुखरता से बोलते हैं, सटीक भाषा बोलने में विश्वास रखते हैं। संदीप जी आप चौधरी लाल सिंह के साथ भी थे और ऐसा माना जा रहा है कि हंग असेंबली की संभावना है, इसलिए भी लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं कि जिनको अगर जीत जाएं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा।
धन्यवाद। पहले तो जी न्यूज़ का जी जो हमारा मंशूर है, जो हमारा मकसद है इस बार इस इलेक्शन में उतरने का, वो हमारा सीधा सीधा स्पष्ट संदेश है। ये जो समाज में फैला हुआ नशा है, चिट्टा बेचा जा रहा है घर घर में, ये जो शराब घर घर में पहुंचाई जा रही है, हमारे यहाँ पे भाजपा के भी प्रवक्ता हैं, उनको हम बता देना चाहते हैं, पिछले इस साल हो गया 24,000 करोड़ कमाया शराब से। बहुत अच्छे, राष्ट्रवादी सरकार को मुबारक। और अभी इनका लक्ष्य है 26,000 करोड़ रुपया शराब से कमाना। ऐसी सरकारों के ऊपर हम कहते हैं बहुत शर्म आती है हमें। और बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, एनसी पीडीपी हमें क्या समझ रखा है? हम कोई सैंडविच में इस्तेमाल होने वाले टमाटर के पीस हैं या फिर कोई पनीर का पीस है? आपने सारा वोट हमसे लेना, लोकतंत्र का झंडा हमने उठाया हुआ है, हम इतनी अच्छी वोटिंग परसेंटेज देते हैं, और आप क्या करते हैं? आप जाके कश्मीर पे शुरू होते हैं और कश्मीर पे खत्म होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोई एजेंसी हो। हम कहाँ हैं जम्मू वाले? वी आर फाइटिंग फॉर जम्मू, वी आर फाइटिंग फॉर डोगराज। मैं सबको बताना चाहता हूँ, उतारो अपने चोले, आओ हमारे साथ, देखिए हम कैसे। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता उनसे बात जरूरी है। आपका क्या कहना है मैनिफेस्टो में? धन्यवाद विनोद जी। सर्वप्रथम मैं सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म से ही लोकतांत्रिक परंपराओं के ऊपर विश्वास करने वाली पार्टी है, और लोकतंत्र के लिए अपने संगठन में भी और अपने काम की शैली में भी लोकतंत्र के ऊपर अटल विश्वास करने वाली है। और मेरे पूर्व में वक्ताओं ने कहा है कि ये ऐतिहासिक चुनाव है, और अपनी भाषण में वो कह रहे थे कि कोई न्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम भी यही कह रहे हैं कि जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था 1947 में, किस ढंग से इस देश में उस राज्य को अलगाववाद की तरफ धकेल दिया गया था, जब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी स्वयं कह रहे थे कि हमें आर्टिकल 370 नहीं चाहिए, ये देश को अलगाववाद की तरफ ले जाएगा, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की तरफ ले जाएगा, ये विकास से रोकेगा, विकास जम्मू कश्मीर के विकास को रोकेगा। और ये इस तरीके का जो चुनाव था, और जब में हमारी सरकार बनी और हमने 5 अगस्त 2019 को अपना वादा पूरा किया, और 370 और 35 से जो गलत तरीके से इस देश में, इस राज्य में रहने वाले नागरिकों को महरूम करती थी, अपनी सत्ता, उनको अपनी नागरिकता नहीं देती थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे 1947 में जो वेस्ट पाकिस्तान से हिंदू आए, 1951 में महाराज जहाँ की सरकार ने वाल्मीकि भाइयों को जहाँ पे लाया, और जहाँ पे गोरखा समाज को लाया, और मेरी बहन, जो मेरी एक बहन थी, अगर एक मेरी बहन पंजाब में शादी कर लेती थी, उसके मरने के बाद में उसको प्राप्ति का अधिकार नहीं जाता था। कौन सा न्याय कर रही थी? हमने न्याय किया, 5 अगस्त 2019 को हमने न्याय कर दिया। आपका समय पूरा हुआ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 1-2 मिनट आपके लूँगा। ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है इस चुनावों को? हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 हटा नहीं है, खंड 1 अभी भी जिंदा है, बकाया है, 35 से रिपील कर दिया गया। रिपील करने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो 22 मई 2022 को अपनी रिकमेंडेशन देता है, और हमारी जो 83 सीट्स थी, हम सब जानते हैं 87 सीट थी, और 4 चलेगी लद्दाख के साइड, 83 रह गई, और हमें 90 सीट्स डिलिमिटेशन कमीशन के बाद मिली। 90 सीट मिली, 6 सीटें जम्मू की बढ़ी और 1 सीट जो है कश्मीर की बढ़ी। उसके बाद जो एसटी थे उनको 10% आरक्षण मिला, 9 सीटें उनकी बढ़ी है, और उस तरीके से 5 सीटें अब हम नॉमिनेट कर सकती है, सरकार नॉमिनेट कर सकती है, जिसमें 2 एक पीओजे के रिफ्यूजी है, 2 कश्मीर के हैं, जिसमें एक फीमेल होगी, 2 ऑलरेडी फीमेल्स को किए जाती है, 5 नॉमिनेट किए। इसलिए बार बार इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है, क्योंकि पहली मर्तबा ये चुनाव एक झंडे के तले हो रहे हैं, एक संविधान के तले हो रहे हैं, इसलिए इसको ऐतिहासिक कहा जाता है। जगदीप जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आप हाथ उठा रहे थे जी। मैं कहूँगा ऋषि जी मेरे सहयोग के लिए आए आगे। देखिए, मैं चाहता तो नहीं था कि उन मुद्दों पे बात की जाए जिन मुद्दों को अक्सर भाजपा लोगों के बीच लाकर असली मुद्दों से ध्यान हटा देती है, लेकिन अब इन्होंने सवाल उठाया है तो 2-4 बातें मैं पहले आपको बता दूं। पहली तो बात,
आर्टिकल 370 जिसकी ये बात करते हैं, शायद कम जानकारी हमेशा मैं समझता हूं घातक होती है। 371C और 1D इस आर्टिकल की वो धाराएं थी जिसकी वजह से राष्ट्रपति का आदेश जारी करके इन्होंने उस धारा को एब्रोगेट किया। मैं इनसे पूछता हूं, संविधान का भाग 7 क्यों नहीं है हमारे संविधान में? मालूम भी है इनको? और क्या ये बताएंगे कि 35A क्यों नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये वो कांग्रेस थी जिसने सदर रियासत से लेकर वजीर आजम तक हटाए वो शब्द। ये वो पार्टी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन को पावर दी। तो आर्टिकल 370 पर आप लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। मैं एक बात करके बात पूरी करूंगा, न मुख्तसर शब्दों में। आप सबको समय दीजिए, लेकिन मैं मुद्दे की बात करके आपको बता दूं, साल 2014 में 3 बड़े नाम जो यहां के माने जाते हैं अपने आप को तथाकथित बड़े नेता, वो तीनों चूंकि मैं संपादक था, मेरा धर्म था, मैंने उनको छापा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, विजयपुर विधानसभा की अगर हम बात कर लें, सांबा की कर लें, क्या आज स्थिति है हमारी 12-12 घंटे काम करने के बाद जब 8 से 10 हजार हमें हासिल होता है तो कौन जवाबदेह है? जबकि ये वो डिस्ट्रिक्ट है यहां 2 मर्तबा हमारे कबीना में गए लोगों को इंडस्ट्री मिली और 4 मर्तबा कैबिनेट में मौका मिला बैठने का। और मैं एक आखिरी बात करके बात पूरी करूंगा। कांग्रेस पे इल्जाम लगाने वाले जरा ये याद कर लें कि जब ये मुल्क आजाद हुआ था, ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी, वो नेहरू जी का भाषण याद कर ले। इस देश को आकार देने वाली पार्टी, इस देश के अंदर शैक्षणिक और इसके साथ साथ तमाम तरह के संवैधानिक संस्थान बनाने वाली पार्टी है कांग्रेस। और आज अगर सवाल होना चाहिए तो उनसे होना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मौका मुझे मिलता है, लेकिन इनसे जरा यह पूछ लीजिएगा कि पहले ही उस बंदर बांट की बात करें जो उन्होंने डिलिमिटेशन के नाम पर बनाई है। ऋषि जी उनसे दर्शकों ऋषि जी सवाल पूछेंगे, वो खड़े हुए। पादा जी आप बताइए क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल ओमकार जी, क्या आपका सवाल है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 370 और पीओजे के बारे आपका क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी का, आपकी जो दुगली नीति है कांग्रेस की, इसने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर भारत की बदनामी कर रहा है। ऐसे अपोजिशन नेता है हमारे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो पूरे विश्व में जिनका डंका बज रहा है, और आज जम्मू कश्मीर ऊंचाइयां छू रहा है। सांबा में देखो एम्स बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, रोडों का जाल बिछा रहा है, गांव-गांव में रोड फैल रहे हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और पीओजे के हम बड़ी जल्दी लेने वाले हैं। बिल्कुल, सवाल यही है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है धारा 370 और आर्टिकल 35A को लेकर? पहले अमर जी आप भी कुछ बोलिए, आप पर इतने आरोप लगाए उन्होंने। मेरे भाई ने बड़ा अच्छा बात किया है जी, और अपनी बात को ध्यान में भी कहना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमने जहां से सदर रियासत को उठा दिया जी, जब वो बात करनी हो तो इसका मतलब स्पष्ट है कि महाराजा हरि सिंह जी के बारे में अनाप शनाप बातें कहना। महाराजा हरि सिंह जी जो इस राज्य को 1947 से आजाद से पहले कहते थे कि मैं एक न्याय मेरा धर्म है, न्याय के आधार पर मैं आगे बढ़ने वाला हूं, और उनको कहना कि लोकतंत्र को लाने के लिए हमने उनको जहां से भगा दिया, ऐसी बातें करना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमने जहां पे लोकतंत्र लाया और राजाओं को जहां से भगा दिया, उन राजाओं को भगा दिया जिन्होंने 1947 से पहले 1931 में चलिए कि मैं पहले हिंदू हूं, पहले मैं हिंदुस्तानी हूं और उसके बाद में भी हूं। देश को आजादी मिली, 1947 को पूर्ण विलय कर दिया, और उसके विलय के ऊपर निरंतर जो प्रश्न चिन्ह लगाते रहे। एक बात स्पष्ट कर दें, 370 से इतना प्यार था, इतना 70 अमर सिंह जी प्यार था, तो भाई आपके 424 सांसद भी बने 1984 में, उसको पक्का कर देते हैं। चलिए अमर सिंह जी ने बात की। जगदीप जी आपके पास लौटूंगा, उनका कुछ। जगदीप जी वैसे आपसे सवाल बनता तो है, जो राहुल गांधी ने बनिहाल में जनसभा के दौरान कहा था कि देखिए हमने राजा को हटाया, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट लाई, और उसके बाद उन्होंने एलजी का भी हवाला दिया था। लेकिन मैं लवलू जी के पास जाऊंगा। लवलू जी देखिए, पादा जी की तरफ से बताया गया कि हमने एम्स लाया। मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि आज भी अगर आप मोबाइल खोलेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जम्मू में एम्स किसने लाया जी। ये वो व्यापार मंडल वाले बैठे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद की और सांबा में एम्स के लिए एजिटेशन लड़ी। ये वो लोग बैठे हैं जिन्होंने डंडे खाए और जम्मू में एम्स लाया।
ये वो भाजपा है जो लोगों को बेवकूफ बना रही है कि हमने एम्स लाया। मैं दोबारा बोलूंगा, अभी सर्च किया जाए और निकाला जाए कि एम्स की एजिटेशन जो है वो किन लोगों ने लड़ी थी। जी, लोगों जी। को बेवकूफ नहीं बना सकते। जी। भाजपा ने 2014 के बाद यहाँ पे नशा लाया, उसको सर्च करके निकालिए, देखे कि चिट्टा उसके बाद आया या पहले आया। भाजपा ने 2014 के बाद जहाँ पे वाइन शॉप लाई, जो पहले कुछ थी, इन्होंने लगातार बढ़ाई और लोग रोते रहे, बिल बिलाते रहे, महिलाएं सड़कों पर रही, इन्होंने जबरदस्ती वाइन शॉप खोली और नशे को बढ़ावा दिया। ये काम भाजपा ने किया है। चलिए ऋषि जी, उनसे उस साइड से महिला सशक्तिकरण की बात तो आप करते हैं। महिला नहीं ऋषि जी महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन वो सवाल नहीं पूछ रही हैं। चलिए आप इनसे जो कार्यकर्ताओं की बजाय पब्लिक से आरोप पार्टी पे लग रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता जी। लेकिन हम सब भाई हैं यहाँ पे। आप जो पूछ रहे हैं ना कि चिट्टा कौन लाया और शराब कौन लाया, उनको भी पता है कि चिट्टा कौन ज़्यादा इस्तेमाल करता है और शराब कौन ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मैं एक बात कहता हूँ, इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता जहाँ इन्होंने बोला था महाराजा हरि सिंह जी के बारे में, हमें नहीं ना हम खाते हैं, वो बता सकते हैं, चिट्टा वो बता सकते हैं, चिट्टा वो बता सकते हैं जो खाते हैं और शराब जो पीते हैं। चलिए भारतीय जनता पार्टी के नारे का कार्यकर्ता भी हैं, समर्थक भी हैं, हम ना चिट्टा खाते हैं ना शराब पीते हैं। कौन ज़्यादा चिट्टा खाता है और शराब पीता है? मैं पता नहीं, उस बात पे नहीं जाना चाहता। चलिए। मैं महाराजा हरि सिंह जी की बात पे जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने उनको 1947 में महाराजा हरि सिंह जी के बारे में महाराजा हरि सिंह जी के बारे में पूछिए जो चिट्टा खाते हैं और कानून से है, उनको पता है, वो बताएंगे आपको कौन खाए, कौन लाया और कौन लाया और कौन शर्म चाहिए, उनको भी शर्म चाहिए जो चिट्टा खाते चाहिए, उनको भी शर्म चाहिए जो चिट्टा खाते हैं। चलिए यहाँ शर्म नहीं बोल रहे हैं, रात को पैक लगाते हैं, उसको क्लियर करना चाहिए था। आपने किसी प्रेसिडेंट ने जवाब दिया है, उसको क्लियर कीजिए। कुछ महिलाएं हैं, उनसे क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात की है। चलिए लवलू जी मैंने जैसे कि भैया बोल रहे हैं कि शराब बेची, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब ये गांव-गांव में पट्टियों पे शराब बेचते थे, पट्टियों में शराब निकालते थे, क्या वो भाजपा निकालती थी? वो तो अब पंजाब में इतना चिट्टा बिक रहा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी बेच रही है? क्या ऐसे ही भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं, इतना चिट्टा पंजाब में बिक रहा है, कहीं बिक रहा है, क्या वो भाजपा बेच रही है? नहीं। और इतनी शराब की पट्टियां जो गाँव में निकाल रहे हैं, क्या वो भाजपा निकाल रही है? इनको ये नहीं पता कि गाँव में कितनी पट्टियों की शराबों की देसी शराबें निकल रही है, वो कहाँ निकल रही है? वो हमारी भाजपा नहीं निकाल रही, ये लोग ही निकाल रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। पट्टियों को बंद किसने करना था? किसकी सरकार थी? 2014 के बाद आपकी सरकार। हम भी आए भैया। आप लगातार देख रहे हैं कि संदीप जी, जो तमाम चलिए ऋषि जी बात रखते नजर आ रहे हैं। आप नहीं, इस दंगल अब हम- ऋषि जी किस तरह से यहाँ पर अभी चलिए, लगातार चलिए। बहस जारी है। देखिए संदीप जी हाँ, विनोद जी, आप अपना पक्ष रखिए, फिर मैं जगदीप जी के पास हूँ। जनता से ये आग्रह है, मैंने शुरुआत में कहा था कि ऐसा ना हो कि मेस क्रिएट हो, सबकी बात सबको समझ आए। जब ये टीवी पे टेलीकास्ट हो, लोगों को पता चले कि सभ्य लोग हैं, सभ्य तरीके से डिबेट करें। हालांकि डिबेट में ऐसा चलता भी है, ये मैं मानता हूं, और मेरा काफी एक्सपीरियंस है इसमें। सांबा की जनता जो है, सांबा की जनता जो है बहुत ज़्यादा समझदार है। सांबा जो है वो सभी जितने भी बदलाव आए हैं उसके आगे ही हमेशा चला है। रही बात इनकी, मैंने आपने देखा होगा सभी जनता ने, इन्होंने शुरू कर दिया, एक ने कहा कांग्रेस का कसूर है, दूसरे कहा बीजेपी का कसूर है, फिर कहा उसने कांग्रेस का, उसने कहा बीजेपी का। तो मैंने कहा ना सैंडविच समझ रखा है, ये है इनकी नीयत, ये कभी हमारा भला नहीं कर सकते। मैं कहता हूं छोड़ दो इनको बाइकआउट करो। ये आएंगे ना घर में, इनको आप वापिस कुछ दिखाओ कि भाई ना चलेगी कांग्रेस, ना चलेगी बीजेपी, चलेगा तो हमारी सोच चलेगी जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। मेरी दो बातें हो रही हैं। इन्होंने कहा तिरंगे के लिए, मैं बता देना चाहता हूं, पहले जो यहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट में जहाज उतरा था, मेजर राजेश शर्मा, परमवीर चक्र, हमारे भारत देश के, तिरंगे के लिए जान दी थी। बताइए तब किस झंडे के लिए जान दी थी? कौन सा आप मिसकंसेप्शन देते हो? हमको अनपढ़
गवार नहीं है। आज तक ये दिल्ली से सीख के आते हैं और हम पर तोपते हैं। इन्होंने तो भाषा ही बदल दी और मैं भी हिंदी इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आखना डोगरी च दसना है कि ये तो डोगरी बोलने के नहीं देंगे, नारा अगे लांदे। ये सुनो, तुसा तिरंगे का अपमान किया इत्थे, खास करिए साडे डोगरे का क्या किया। अस आखने अस अनक का सौदा नहीं करना, असा साथ नहीं देना ठगे का। इन्हें बड़ बोले बागड़ बिलने का, इन्हें बिगड़े तिगड़े ठगे का। मैं कहना संभलियो सारे, एक डिबेट है डिबेट, ये बड़े अपने मन तक कन्न खोलिए जाओ। तो जनता की रिक्वेस्ट है, नहीं सर जनता की रिक्वेस्ट है, जनता का जवाब साढ़े को पूछा जाए। जनता क्रॉस नहीं करे, मजा नहीं आता फिर। धन्यवाद। चलिए मैं एक मिनट में कर दूं जी। संदीप जी बात कर रहे थे तो मेरा एक आप सबसे भी अनुरोध है कि हम सबको अच्छे भाव से ही वार्तालाप करना चाहिए और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार के ऊपर समाज नहीं चलते हैं। कि कोई व्यक्तिगत अपनी इच्छा बना ले और इच्छा के आधार के ऊपर एक राजनीतिक विचार से चलने वाली राजनीतिक दल को ऊंचा नीचा कहने का अधिकार नहीं रहता है। व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार के ऊपर समाज नहीं चलते। और रही जनता की बात, तो 8 अक्टूबर को जनता तय कर देगी जमहूरियत में कि कौन सी जनता किसको पसंद करती है। और विकास की राह को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी 8 अक्टूबर को, जब आप सबके सहयोग से मतदान हो चुका होगा और चुनाव परिणाम आ चुका होगा, भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री होगा। बोलिए भारत माता की जय। जी जी। ऋषि जी 2 सवाल लेंगे, इसके बाद मैं आपके पास जब सवाल लेंगे ऋषि जब सवाल लेंगे तो जो थोड़ा पंचम में बोले। आपको मौका दिया जाएगा। दूंगा, मौका दूंगा, मैं खुद आऊंगा। चलिए मैं आपने मुझसे परमिशन लेनी पड़ी। मैंने कहा खुद आऊंगा। मैंने आपसे कहा कि मैं खुद आ रहा हूँ। मैंने आपको कहा खुद बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे। हाँ, आपके पास खुद आ रहा हूँ, खुद आ रहा हूँ। आपको आगे में मौका दिया, आप 2 यहाँ से बोले हैं, आप वहाँ रिप्रेजेंटेटिव बोले, सबको बराबर मौका दिया जा रहा है। चलिए ऋषि जी। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पब्लिक को लेकर ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। पब्लिक के इश्यूज को भी यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जब यहाँ पर चुनाव होंगे तो उसके बाद से क्या कुछ हालात होंगे, क्या वो तमाम मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे जिसको लेकर जनता कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान भी नजर आई है। तो हमारे साथ यहाँ सांबा की पब्लिक लगातार जुड़ी है। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या सवाल रहेगा। जिस तरह से आज ये चुनावी दंगल सांबा में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो अपनी बात तमाम प्रवक्ता रख रहे हैं, लेकिन आपकी क्या कुछ इशूज है जिसको लेकर आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये इश्यूज एड्रेस होने चाहिए। जी, थैंक यू ऋषि जी। सबसे पहले तो मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। जैसा कि विनोद सर ने कहा, आपने भी कहा, सभी से अपील की प्रवक्ताओं से, यहाँ जो तमाम जनता आई है आपके मुद्दे समझने आई है। एक दूसरे पर एलिगेशन की हम सुनने नहीं आए हैं कि कांग्रेस बीजेपी लवली संदीप को हम नहीं सुनने आए हैं। आप अपना स्टैंड बताइए, शहर के लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करेंगे, हमारे लिए क्या करेंगे। मेरा क्वेश्चन बाद में रहेगा। इस बात को विनोद सर ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि शब्दों की मर्यादा रखें। हम यही भाव से आपसे बात करना चाहते हैं कि इस बात पे सारे प्रवक्ता रहें, क्वेश्चन बाद में करते हैं। जी विनोद जी, बिल्कुल यहाँ पर पब्लिक ये चाहती है कि जो तमाम प्रवक्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि जो इश्यूज यहाँ पर एड्रेस होने चाहिए आने वाले वक्त में, उसको लेकर इन तमाम प्रवक्ताओं का क्या कहना है। चलिए जगदीप जी आप बता दीजिए। जगदीप जी, आपको अवसर नहीं मिला, आप बता दीजिए। मिगी लगा था कि मिगी भी डोगरी च गै ज़्यादा बैटर मैं फील करा था। सारे कोला पहली गल, मैं बिल्कुल थोड़े प्रश्न के उपर आंगा और वही तरीका है अज इत्थे खड़ी खलोइए गल करने का। पर मैं एक छोटी जी गल सुनाई दिया। चलिए हिंदी के लिए बोला जा रहा है। पहले तो मुझे हैरत हो रही है, मैं आप सबसे पूछता हूँ। मैंने ये कहा कि सदर रियासत वजीर आजम शब्दों को हटाया। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, सरदार पटेल साहब ने 532 रियासतों को एक गुलदस्ते में पिरो के ये देश बनाया, क्या गलत किया? मैंने कहीं पे महाराजा साहब का नाम नहीं लिया। मुझे फक्र है कि मैं इस वीर भूमि में खड़ा होकर बात कर रहा हूं उस डोगरा सल्तनत की जिसका गोलघर आज भी सियालकोट से दिखाई देता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इनकी आदत है बात को घुमाना। और मैं पूछना चाहता हूं इनसे, जो अभी झंडे की बात कर रहे थे, ये जरा बताएंगे कि 52 सालों तक
जिनके वैचारिक पुरोधाओं ने अपने दफ्तर पर झंडा नहीं लगाया और 2002 में जब 3 लड़के झंडा लगाने गए उनके खिलाफ एफआईआर कर दी नागपुर में, वो झंडे की बात करेंगे, ये इसके ऊपर जवाब दे। और रही बात कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं, पहला मुद्दा स्मार्ट मीटर तभी में जाएंगे तो अड़ियाले बसंतर से जाएंगे, सारे को पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा मैं खुले शब्द च आखा था, लेबर कमीशन पहले दिन थोड़ा तुम दिखी लियो, मैं इस पार्टी का सीनियर स्पोक्स पर्सन हाँ जम्मू कश्मीर का, और मेरी कई दी गल मैटर करेगी पार्टी के एंड पर। अस लेबर ला लिया जा रहे हैं, उस लेबर ला के तहत 21,400 या 500 रुपया हर उस मुलाजम की मिलग जड़ा 12 घंटे काम करता है, एक्स्ट्रा टाइम बखरा, उदा TDS बखरा, उदा PF बखरा, उदी ESI की फैसिलिटी बखरी। त्री गल सारे को इंपॉर्टेंट, महंगाई की गल करने वाली है पार्टी, ये असेंगी सुनाए इस दुनिया का नहीं इस ब्रह्मांड का सारे को बड़ा घोटाला करने वाले लोग, बीफ कंपनियों को पैसा खाने वाले लोग, ये वो लोग ने जिन्हें अज भी 79-28 मुल्कों की हैसियत जिदे पर सवाल खड़ा है, EVM च वोट ज्यादा लोग टोटल वोट घट, इंदे को वो सवाल पूछो। इस वेले दिल्ली के अंदर लेबर लॉ लागू है, उदे अलावा सुन मैं जवाब दिया, तुस मेरा पूछा दो ना, मैं जवाब देना, मैं बिल्कुल भाई, आपने पूछा कहाँ है तो बता रहा हूँ, आप टोटल स्टेट पूछोगे तो यहीं बैठ के बता रहा हूँ। जब तक राजस्थान में हमारी सरकार थी देख लेना लेबर लॉ था, इसके अलावा सुनिए किसने कहा, एक मिनट देखिए, फिर आ गए हम स्टेटहुड की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने जो परसों बयान दिया है हमारे राजा के खिलाफ, और ये उसको बयान को वापस लेना पड़ेगा। आप ओके, आप ये बता दे राहुल गांधी जी ने क्या कहा, ये बता दो। ये क्या बोल रहे हैं सर? डंडे मारे आपने छुट्टी लेने के लिए, आपने लोगों को बुलाया, क्या बात करते हो आज आपके महाराज यहाँ पर काउंटर करते नजर आ रहे, लेकिन अपनी बात रखिए सर। देखिए मैं फिर से कह दूं, अगर आपको जरा सी भी तकलीफ है, दिख रहा है मुझे, आप राहुल गांधी जी का वो बयान पूरा सुन ले, उसके बाद बात करें। भाई साहब उस बयान में उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र की बहाली हुई। आपकी आदत है, भाजपाइयों की आदत है एडिट करके वीडियो डालने और सवाल करने की। राहुल गांधी वो शख्स है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला, वो शख्स है। अरे यार बीजेपी के कार्यकर्ता बोलेंगे जनाब, फिर तो मेरे भी लोग हैं, मैं खड़े कर देता हूँ। देखिए ऐसे झगड़ा होगा, मैं क्या जवाब दूं? जनता का सवाल लेना चाहिए। जी क्या आपका सवाल है, क्या आप इन प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं, और सांबा को लेकर क्या आप सिनेरियो आने वाले दिनों में देखना यहाँ पे सारे बात कर रहे हैं, कोई राहुल गांधी की कर रहा है, कोई दफा 370 की कर रहा है, लोकल बात तो कोई कर नहीं रहा। मैं लोकल बात मैं कांग्रेस वालों को, बीजेपी वालों को ही पूछ रहा हूँ। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछाया हुआ है यहाँ पे। मैं आज सुंब गया था, सुंब रोड इन्होंने अगर देखा होगा तो इनको पता होगा, सुंब से आगे गोर तक वो वहाँ पता किया कि यहाँ 1972 से काम शुरू हुआ है रोड का, और आज तक रोड नहीं बना। आज तक 52 साल हो गए काम चला हुआ। मैं बीजेपी वालों से ही पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वालों को ही पूछना चाहता हूँ, 10 साल हो गए बीजेपी वालों को। ये बोल रहे हैं कि हमने जाल बिछाए हुए हैं। कौन से जाल बिछाए हैं, कहाँ जाल बिछाए हैं आपने, बताओ मुझे। सारे रोड गंदे पड़े हैं, खड्डे पड़े हैं, बेकार बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर ये सवाल जो वो खड़ा होता है कि अपने टेन्योर में इन्होंने आज तक जो सांबा सुंब रोड है उसका काम क्यों नहीं कंप्लीट कराया, और कहीं ना कहीं सुंब में जो जनता जाती है उनको आज भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ और लोगों से भी सवाल लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपका सवाल ले लिया जी। क्या आपका सवाल है?
मैंने सब कुछ देखा है, आपने नहीं कुछ भी देखा है। आप एक बार गए होंगे भैया, एक मिनट मैं बोलूंगा, एक जवाब दे दूंगा मैं पहले। अमर सिंह जी, एक मैं सवाल लूंगा, उसके बाद वापस आ रहा हूं आपके पास। क्या आपका सवाल रहेगा? ऋषि जी, हमारे यहाँ बैठे सिटीजन पादा जी ने बोला कि भाजपा ने उग्रवाद के खिलाफ कदम उठाया है। मैं बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि 2014 में भाजपा ने किसके साथ सरकार बनाई? कितनी शर्म! एक तरफ ये लोग बोलते हैं, मुझे मौका दीजिए, एक तरफ ये भाजपा बोलती है कि हम एनसीपीडीपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो आपकी आवाज कहां गई? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के पास सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है। वो कैंडिडेट आज की डेट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सांबा में मिला। कितनी शर्म की बात है। ये भाजपा सांबा की क्या मेरे भाई जी ने बोला कि मैं आज सुम में गया था, तो सुम में गए होंगे भाई जी, तो आपने ये जरूर भी देखा होगा कि सुम में जाते हुए सुम में, अरे भैया सुन लीजिए पहले, अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए कि आप सुम में गए होंगे तो आपने तलूर में देखा होगा कि उस खड्ड के ऊपर एक पुल बन रहा है। आपने पलाई वाली खड्ड में देखा होगा, वहां पे पुल बन रहा है, जलापर में पुल बन रहा है, और उसके पैंठी में पुल बन रहा है। उस तरफ जाएंगे तो जटा में पुल बन रहा है, दरिया। अरे भैया सुन लीजिए, देख लीजिए, आंखें खोल के देख लीजिए। रही बात प्रत्याशी जी के भाई जी की, रही बात प्रत्याशी जी के भाई जी की कि वो हमें प्रश्न कर रहे हैं, उनके भाई जी प्रश्न कर रहे हैं कि भाई 2014 से पहले सरकार किससे बनाई। हम वो राजनीतिक दल हैं, वो अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति वचनबद्ध हैं। ठीक है, आप अब आंख खोल के देख लीजिए। बिल्कुल ये पाकिस्तान गए थे बिना बुलाए। मेरे साथ यहाँ पर एक और सीनियर सिटीजन है, मैं उनसे भी उनका सवाल लूंगा। क्या सर आपका नाम है और क्या आपका सवाल? इच्छाओं को लेकर राजनीतिक दल बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्वाभिमान की बात करते हैं। 40 साल के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्या करें? प्लीज एक मिनट प्लीज। अच्छा सुनिए भाई, हेलो, अच्छा देखिए भाई, अब सुनो भाई, ओए सुनो यार, बात तो सुनो। हेलो, देखिए भाई, मैं कुछ बात यहाँ करना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप सुनेंगे। सबको पता है मेरा नाम दीदार सिंह है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और मैं इस चुनावी दंगल में जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया उनको मुबारकबाद करना चाहता हूँ। और ये सांबा का चुनावी दंगल है, ये सांबा का चुनावी दंगल है, और सांबा की पोजीशन क्या है ये आप सारे ही जानते हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो जो जितने भी लोग पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर हैं ना, उनकी वजह से सारी खराबी हो गई है। आम लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, आम लोगों को नहीं पूछा। जब भी लोग इन्वॉल्व हुए तो इनको इंसाफ मिला, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की बात थी, चाहे वो किसी और इशू पर बात थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सांबा की डेवलपमेंट हम चाहते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के चुंगल से बाहर निकलो, कोई ऐसा तरीकाकार बनाओ कि सारे लोगों की एकता हो जाए। और एकता कैसे हो जाए, वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वही कर सकता है एकता, बाकी पार्टी नहीं कर सकती। क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स जो है ये हमेशा हिस्सेदारी करती है और लोगों को बांटती है, और बांटते ये जहां पहुंच गए हैं।
मैं ये चाहता हूं कि आपका मैं सवाल ये सोच रहा था कि शायद सांबा को लेकर सांबा की पिक्चर जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम प्रत्याशियों। हाँ अच्छा इसके लिए मेरे हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर नहीं करेंगे, ठीक है ठीक किसी है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाँ की हाँ बात करेंगे। मैं एक ही सवाल रखना चाहता हूँ। मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ कि 1947 में, प्लीज सुने, 1947 में 1947 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ। हमारा जम्मू कश्मीर आजाद नहीं हुआ। हमारा जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को आजाद हुआ। और यहाँ का जो सिस्टम था उस वक्त का, यहाँ प्राइम मिनिस्टर और ये सदर रियासत थे, कहाँ कहाँ चलते चलते, प्लीज मुझे सवाल तो रखने दो, मुझे सवाल तो रखने दो यार। अच्छा चलते 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 हमारी पोजीशन, हाँ जे चलते चलते हम जहाँ पहुँच गए हैं, हमारे सांबा की पोजीशन, सुनो भाई, मेरे सांबा की पोजीशन ये बन गई है कि बहुत अच्छा हुआ कि रेलवे ने रेल को श्रीनगर पहुंचा दिया, लेकिन उसका हमें सांबा वालों को इस रेलवे स्टेशन का क्या फायदा मिला? ये देखिए। मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। सवाल है कि सांबा रेलवे स्टेशन का आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो होगा, क्या उसकी पिक्चर है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पिछले 4 सालों से डिफंक्ट चल रहा है, यहाँ ट्रेन नहीं रुक रही है, सांबा के लोगों को फायदा नहीं हो रहा। बीजेपी का क्या स्टैंड है इसको लेकर सर? पहले हम बताएंगे। देखिए, सारे लोग जानते हैं कि कोरोना के बाद से हमारा रेलवे स्टेशन बंद था, उसके सापे जो हैं वो शुरू नहीं हो पाए। हमने हर एक प्लेटफॉर्म जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से बनाया गया, चाहे वो बैक टू विलेज था, चाहे वो ब्लॉक दिवस था, चाहे वो आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम था, जिसमें हमारे मंत्री नारायण तांत्रे जी, शांतनु कुमार जी और एमओएस रेलवे दर्शना जरदोश जी आई, उनको रिटर्न में जो पंचायती राज सशक्तिकरण किया गया, उनके सरपंचों ने लिखकर अपनी स्टंप लगाकर दी कि हमारा रेलवे स्टेशन जो है वो स्टार्ट किया जाए। आज तक उसको स्टार्ट नहीं किया गया। लोगों को बैक टू विलेज, ब्लॉक दिवस और आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू लोगों को पागल बनाया गया, क्योंकि वो इसीलिए बनाए गए थे कि लोगों के काम हो, डोर स्टेप पर हमें फैसिलिटीज मिले। और शुरू से हमारा यही रहा कि सांबा का रेलवे स्टेशन हम चलाकर रहेंगे। अभी तक वो रेलवे स्टेशन नहीं चल पाया। एमपी साहब ने पार्लियामेंट में भी बात कर ली, लेकिन स्टेशन नहीं चल पाया। लवलू जी ने बड़ी अच्छी बात कही, और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे लोग सांबा से जुड़े हुए हैं, मैंने पहले भी इनको कहा है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर बहस हो, और मुद्दों को रिजॉल्व करने का कोई वे आउट निकले, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। क्यों आप संदीप जी एग्री हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से एग्री हूँ। किसी का निजी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कोई निजी पक्षपात हो, ऐसी कोई बात हो। हमारे गुरुजी बोल रहे थे, उन पर इस तरह से टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। रही बात हमारे मुद्दों की, मुद्दे जो हमारे हैं, हम जो मानते हैं हमारी समस्या का हल असेंबली में कानून अच्छा जो बना लेगा उसी से हल है। एक रेलवे स्टेशन बन जाने से, वापस ट्रेनें चल जाने से हमारे सांबा को मान सम्मान नहीं मिलने वाला। हमारे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, सांबा में क्यों नहीं बन सकती है? बीजेपुर में बनी, और जिसने बनाई स्वार्थ साधा, आज उसी को इधर तोप दिया गया। हमारे जो मुद्दे हैं मैं नहीं चाहता और हमारी पार्टी नहीं चाहती 370 आए, हम चाहते हैं 371 आए। गुजरात में है, हमें क्यों नहीं मिलती? गुजरात मॉडल इधर क्यों नहीं आता? बिल्कुल, ये यहाँ पे कानून की कोई बात नहीं कर रहा, हमें कानून बनाने जाना है, और कानून कैसे होने चाहिए हम आपको दिखा रहे हैं। लास्ट मेरा है पीओजेके बड़े बड़े सम्मेलन कराते हैं, अमित शाह जी भी आते हैं, बड़े बड़े वादे करके आते हैं, मूर्ख बना रखा है। एक बात का और जवाब दूंगा, व्यक्तिगत की बात की, व्यक्तिगत मान लीजिए मैं अकेला हूं, लेकिन मुझे फक्र है कि डॉक्टर हेडगेवार जी अकेले थे, अकेले। याद करिए, इनको इतिहास पता ही नहीं है, अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे। अकेले उन्होंने आरएसएस को इतना बड़ा बनाया, विशाल इतनी विचारधारा को चलाया। अरे हम अकेले नहीं है, इनके दिलों की धड़कन है, चाहे वो बीजेपी में बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस में। लास्ट पीओजेके कैसे आएगा? हम चाहते हैं जम्मू स्टेट बने। जब जम्मू स्टेट होगी, जम्मू का मुख्यमंत्री होगा, तो जो कैबिनेट सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल है उसका वो मेंबर होगा, वो कभी नहीं कहेगा कि यहाँ पे सीज फायर कर दो, पाकिस्तान से बात करो। अब दीजिए, आप कैसे बनाओगे? ऐसे लेते हैं पीओजेके। आए आप। पहले मैं जगदीप जी से जानना चाहूँगा। जगदीप जी, आपके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा लिखा हुआ है और जो शब्द इस्तेमाल किया गया है
ये बड़ा गंभीर सा सवाल है आपको। जो शब्द गृह मंत्री अमित शाह ने इस्तेमाल किया कि मौन समर्थन आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो मैं बता देता हूँ। 370 की वापसी, 35 की वापसी, आप कहेंगे फिर जो कैदी हैं, जो पत्थरबाज बंद किए हैं उनको छोड़ना है, जिन आतंकवादियों के रिश्तेदारों को लगाया गया है उसके फैसले को पलटना है। इस तरह के मैनिफेस्टो को आप मौन समर्थन देते हैं तो भाजपा को उंगली उठाने का पूरा अवसर मिलेगा। मैं तुसेंगी चाहना है कि अस मुद्दे की गल करते, पर चलो सर ने सवाल चुकिया, मैं इसका जवाब दे दिया। पहला तो मैं तुसेंगी पुछना, तुस मिगी एक गल का जवाब दियो, क्या कुछ स्टेट की गौरमेंट की ये ताकत है कि वो आर्टिकल 370 की लियाई सके या तोड़ी सके? नहीं है ना। फिर अमित शाह का यह सवाल जड़ा पूछया साडे माननीय गृह मंत्री साहब का कोई मैंने रखता है? दूजी गल मैं तुसेंगी मुद्दे की गल सुनाना जो साढ़े कन्ने होया, तुस उहदे पर आओ, क्योंकि मैं तुसेंगी ये सुनाई दियां अज भी लोगों के घरों के बाहर पानी के ड्रम लगे दे ना, 15-15 दिन पानी नहीं आता। 3 सड़कां मैं अमर सिंह जी तुसें गिनाई सकना विजयपुर विधान सभा दियां जिंदा कम रकाया क्योंकि साल भी पूरा नहीं कढ़िया, टुटी गई। करप्शन की हालत यह बनाई दी है कि उपरा 100 रुपया चलता है तो ठेकेदार तक गरीब तक पुजदा 30 है या 40 है, उन्हें आगे क्या लाना। सुनते जाओ, सुनते देश के प्रधानमंत्री कहते थे ये भी सांसद यहाँ तो मैनू गल, और आज 100 रुपया आता है 100 जाता है। मैं पूछा था, एक मिनट जाता है। देखो इस तरह का विरोधी ऐसे तो डिबेट होगा नहीं। अगर आपको लगता है कि आप 4 लोग बोल सकते हो, एक मिनट लवलू जी, एक मिनट। खातों में पैसे डाल रही है, कोई कांग्रेस की तरह ठग खड़ा करनी कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं भाई साहब, एक सवाल का जवाब, एक मिनट भाई साहब, लवलू जी एक मिनट भाई साहब, भाई साहब उनको बोलने दीजिए, या फिर यही बोल ले। बड़ा बोल लिया आपने। कहाँ बोला भाई, अभी माइक भी नहीं पकड़ा, आप उछलना शुरू हो गए आप। पहला सवाल जो मेरा भाजपा के प्रवक्ता से है वो ये है, सर प्लीज सर बड़ा जरूरी है सर। पहला सवाल जो मेरा भाजपा के प्रवक्ता से ये है, अगर अब बोलते हैं तो सुनने का जिगरा रखें, पहला सवाल मेरा भाजपा के प्रवक्ता से ये है, अगर आप कहते हैं चिट्टा शराब इन्होंने फैलाई, हम लोगों ने फैलाई, पहला सवाल यह है कि भाजपा ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर शराब बेचने के लिए अलो भाजपा ने ही किया था, पहला डिपार्टमेंटल, उस पर विरोध हमने किया था। दूसरा और रही बात 370 की बात करते हैं आप, अगर 370 की बात करते हैं तो ये बात कीजिए तो कठुआ में हमला क्यों हुआ? अगर 370 से आतंकवाद खत्म होता है तो झांबा में हमला क्यों हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? तीसरा मेरा सवाल ये है, जनता से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है, इन पार्टियों के भड़कावे में ना आए। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर आप चाहते हैं, आप ताकत हमारे संविधान ने हम लोगों को दी है, हम लोग क्यों भूल जाते हैं? हम लोग बिल्कुल समय का अभाव है, कुछ और एक सवाल लेंगे। बिल्कुल मैं एक गल करिए, अपनी गल पूरी करांगा। तुसें की पता डिलिमिटेशन होया, विजयपुर का ढिड पाड़िए गुड़ा सलाथिया सांबे पाई उड़िया, सांबे वाला इलाका चुकिया तो रामगढ़ पाई उड़िया। आऊं दिखिया 20 सालें च मुर्गी खाने का जहाज कियां बनता, आऊं दिखिया कियां नक च नकेल पाइए जमीन पर बिठाइए मन की बात सुनाई जाती है। आऊं दिखिया फोर्थ, आऊं दिखिया कियां 4th क्लास मुलाजम, सुनी लो ना अजे तो मैं बोलना शुरू क्यों नहीं किया, और सुनी तो लो जी। एक बार दोबारा कान खोल कर सुनिए जी, प्लीज चलिए। सर मेरा सवाल इतना सा है, जितने भी हमारे भाई बैठे हैं, चाहे कोई भाजपा का है, ये भी हमारे भाई हैं सांबा से, लोकल कैंडिडेट लवलू संब्याल भी हमारा भाई है, संदीप सर हमारे भाई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे भाई हैं। मसला मैं करूंगा सिर्फ रोजगार की बात। शायद मैम आप लोग शायद बाहर के हो,
जो लोकल है, जैसे हमारे कैली मंडी के मैम बैठे हुए हैं, इनको सब पता है। लेकिन रोजगार की बात मैं ये करना चाहूंगा कि आप मेरे को ये बताइए, सांबा में जब इंडस्ट्री 2001 में आई थी, चाहे किसी की भी सरकार थी, कांग्रेस की थी, जब अब भाजपा की रही है, लेकिन आज तक मुझे लगता है कि आप इंडस्ट्री में जाके देखिए, आज 5% लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिला। बहुत ही शर्म की बात है। मैं ना बीजेपी पे निशाना तांग रहा हूं, ना मैं कांग्रेस पे निशाना तांग रहा हूं, क्योंकि 2001 से अगर वहां पे इंडस्ट्री में आपने नींव लगाई थी, लेकिन आज अब मैं आपको ये बता दूं कि आज भी आप जाके इंडस्ट्री में जाके चेक करें, 5% रोजगार हमारे सांबा के लोगों को नहीं मिला। लेकिन एक बात मैं फिर भी आपको बोलना चाहूंगा, सरकार चाहे जिसकी भी है, सांबा के अंदर जो एम्स बना है, लोकल लोगों को वहां पे रोजगार मिलना चाहिए, लोकल नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे, जी क्या आपका सवाल है? समय को बिल्कुल ध्यान में रखें। ऋषि जी, मेरा एक ही सवाल है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद 61 की बार हुई, 71 की बार हुई, 1999 की बार हुई। तीनों इतनी महायुद्ध होने के बावजूद भी हमारा देश कभी खतरे में नहीं था। बीजेपी 2014 से आई, 2024 आ गया, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हिंदू कैसे खतरे में है? जब हम खुद ही अर्जुन बेली बनेंगे तो इन जैसे लीडरों की जरूरत ही नहीं है। हम लल्लू भैया को वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे। भाई हेलो, एक मिनट, मेरे साथ खड़े, मेरे पास खड़े दोस्त ने बोला कि भाई कोई एक राज्य की सरकार 370 नहीं उठा सकती, तो ये खुद ही कह रहे कि हम दोगले हैं, हम झूठ को आधार मानकर चलते हैं। आप ये मानते हैं कि ये दोगलापन, ये खुद कहते हैं दोगलापन की बात करते हैं। और ये बताएं कि भाई ये अलगाववाद के साथ हैं या राष्ट्रवाद के साथ हैं। साहब ने पार्टी छोड़ी यहाँ से, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल नहीं दिए थे इनको? हाँ दी। आज आपको प्रभारी बना दिया। तो भाई सुनिए, आप सुनिए, आप भैया मेरी बात सुनिए। अगर अपने आप को पहचानिए, हाँ दोगलापन है, ये दोगलापन से नहीं चलेगा, इस देश में दोगलापन नहीं चलेगा। और रहा किसी ने और किसी को दोगलापन नहीं चलेगा। उधर समझौता करते हैं, और उधर कहते हैं हम उनके साथ नहीं हैं। आप कह दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को हम नहीं मानते। अमर सिंह जी, जगदीप जी समय नहीं है। जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लवलू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे सुन लेंगे। अब मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।